हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली पहुंची बलोच की नेता, कहा हमें आजाद करवाए भारत। जी हां दोस्तों, कहा बलूचिस्तान का बच्चा पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है। जी हां दोस्तों, भारत से आजाद करवाने की मदद की गुहार लगाई है। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ी खबर आपको, और इसी बीच बताएंगे जहां अमेरिका के परमाणु बम को कंट्रोल करने की फिराक में है चाइना, चल दिया खतरनाक चाल, एफबीआई के उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर कुलगाम में आतंकियों से फिर एनकाउंटर शुरू। साथ ही केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में किया बहुत बड़ा बदलाव। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बातों का दिया है जवाब। जी हां दोस्तों, साथ ही भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू कर दी है ये खास सेवा। जी हां दोस्तों, अब चलती ट्रेन में कार्ड से पेमेंट करके तुरंत बनवा सकेंगे टिकट। तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बलूचिस्तान का बच्चा पाकिस्तान से लड़ रहा है जंग। दिल्ली पहुंची बलोच नेता ने कहा हमें आजाद करवाए भारत। जी हां दोस्तों, बलूचिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, आजादी के लिए संघर्ष जारी है। यहाँ पर छोटी लड़कियां और लड़के संघर्ष कर रहे हैं। मैं भारत से पाकिस्तान नामक आतंकवाद के केंद्र को समाप्त करने के लिए बलूचिस्तान के साथ हाथ मिलाने का आग्रह करूंगी, ये कहना है बलोच कार्यकर्ता और प्रोफेसर नायला कादरी बलोच का। जी हाँ, बलोच इस वक्त भारत यात्रा पर है और यहाँ पर पीओके की जो कहानी उन्होंने बयां की है दोस्तों, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जी हाँ, प्रोफेसर नायला कादरी बलोच ने दिल्ली पहुंचकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर पाकिस्तान के करतूतों के चिट्ठे खोल दिए हैं। जी हाँ, नायला कादरी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले प्रांत बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाने वाले नेताओं ने 21 मार्च को अपनी निर्वासित सरकार गठन किया। कनाडा में निर्वासन में रह रही वरिष्ठ बलोच नेता प्रोफेसर नायला कादरी बलोच को इसका मुखिया बनाया गया दोस्तों, और इस वक्त वो भारत की यात्रा पर है। यहाँ दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बात की। जी हाँ दोस्तों, नायला कादरी ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपीईसी भी कहते हैं, इसके बारे में भी कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये कॉरिडोर बलूचिस्तान वालों के लिए मौत के फरमान के जैसा है। उन्होंने कहा कि ये कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये सैन्य प्रोजेक्ट है। किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वो बलोच के बंदरगाह को बेच दे। वे हमें चीनी पाकिस्तानी वस्तुओं के निर्माण के लिए हमारी पुश्तैनी जमीन से विस्थापित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान में बलूच नस्ल को ही खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान बलूच लोगों का नरसंहार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार ने अनुमति दी तो बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार का गठन वाराणसी में ही किया जाएगा। बलूच आजादी का मुद्दा उठाने पर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए नायला ने कहा कि बलूचिस्तान आजाद होता है तो वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा लगेगी। जी हां दोस्तों, साल 2016 में नायला कादरी का बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में भी आया था दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस बार इन्होंने पाकिस्तान से बलूच को आजाद करवाने की और भारत को ठोस कदम उठाने की मांग की है दोस्तों, और कहा है कृपया करके भारत हमको आजाद करवाए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इन्होंने रोते रोते ये बात कही है दोस्तों, और जिस तरीके से इन्होंने अपना दर्द बयां किया है दोस्तों, आप इनकी जुबानी सुनकर आपके रोंगटे अवश्य खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या भारत को बलोच के लोगों की मदद करनी चाहिए दोस्तों? क्या बलूचिस्तान को भारत को बचाना चाहिए? कमेंट में आपकी जो भी राय हो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका के परमाणु बम को कंट्रोल करने की फिराक में है चीन, चल रहा है खतरनाक चाल। जी हाँ, जिसके बाद एफबीआई के उड़ गए होश। जी हाँ, अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने चेतावनी दी है कि चीन में बने हुआवे कंपनी के संचार उपकरण अमेरिका के परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए भेजे जाने वाले संदेश को प्रभावित कर सकता है। एफबीआई को इस बात का पूरा यकीन है कि यह जासूसी उपकरण रक्षा मंत्रालय के सबसे गुप्त और प्रतिबंधित संदेशों को आसानी से ट्रेस करके उसे प्रभावित भी कर सकते हैं। एफबीआई ने एक चिंताजनक
भयानक बात बताई है। उनका कहना है कि इसमें न्यूक्लियर बम की देखरेख करने वाले अमेरिका के सामरिक कमांड के संदेश भी शामिल हैं। अब इस खुलासे से दुनिया भर के लोग चिंतित हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं चीन ने अमेरिका के साथ कागज पर एक बहुत बड़ा लुभावना सौदा किया था। चीन ने इस सौदे को इस तरह से डिजाइन किया था कि पहली नजर में इसे देखते इस सौदे को मंजूर करने का मन हो जाए, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने चीन के इस सौदे को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, जिसको सुनते ही पूरे सरकारी तंत्र में खलबली मच गई। जी हाँ, 2017 में चीन की सरकार ने वॉशिंगटन DC में नेशनल आर्बोरेटम में एक चीनी उद्यान के निर्माण के लिए $100 मिलियन करने की पेशकश की थी और इस पेशकश से उम्मीद थी कि हजारों पर्यटक इसे देखने हर साल पहुंचेंगे। लेकिन जब चीन के वॉशिंगटन में उद्यान बनाने की पेशकश की छानबीन की गई तो अमेरिकी खुफिया विभाग के हाथ से तोते उड़ गए। जी हां, उन्हें यहां खतरा नजर आ गया। CNN को मिली जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग का कहना था कि पैगोडा को रणनीतिक रूप से वॉशिंगटन DC के उच्चतम बिंदुओं में से एक पर रखा गया होगा। ये US कैपिटल से मात्र 2 मील की दूरी पर है और यहाँ से सिग्नल इंटेलिजेंस को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। निर्माण से पहले संघीय अधिकारियों ने चुपचाप इस परियोजना की डील को खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यानी चाइना ने ऐसी चालें चली हैं दोस्तों कि हर कोई इसके जाल में फंस जाता है। लेकिन इन्हीं सब को देखते हुए दोस्तों भारत इन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए अपने पैर फूंक फूंक कर रखता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ कुलगाम में आतंकियों से एनकाउंटर शुरू, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। जी हां दोस्तों, कश्मीर जोन में शनिवार शाम आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है। ये एनकाउंटर कुलगाम के रामपोरा इलाके में हो रहा है। दोस्तों कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि आतंकियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पर फोर्स भेजा गया। जी हां, पुलिस और सुरक्षा बल जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। दोस्तों कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ने के बाद इसे और तेज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक घाटी में 118 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसमें 32 विदेशी आतंकी भी शामिल है। IGP कश्मीर के मुताबिक 6 महीनों के अंदर मारे गए 118 आतंकियों में से 77 पाकिस्तानी प्रायोजित लश्कर तैयबा के सदस्य थे। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में किया बहुत बड़ा बदलाव। अब दिन रात फहराया जा सकेगा तिरंगा। जी हां, सरकार ने ध्वज संहिता बोले तो फ्लैग कोड में बदलाव किया है दोस्तों। इसके साथ अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। जी हां, साथ ही मशीन और पॉलिएस्टर से बने ध्वजों का उपयोग करने की भी अनुमति होगी। सरकार का ये कदम ऐसे समय में आया है जब वो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। जी हां दोस्तों, सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के सचिवों को लिखे गए एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को बेचा। जी हां, पंजाब में जीतकर भी मिली हार से भड़के इमरान खान के समर्थक, बता दे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ के फिर से पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री बनने पर इमरान खान समर्थक बुरी तरह से भड़क उठे हैं। इमरान खान समर्थक अब सोशल मीडिया में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जोरदार अभियान चला रहे हैं। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा ने देश को बेच दिया है। जी हाँ, ये हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों देश में कई जगहों पर जनरल बाजवा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल जनरल बाजवा के इशारे पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने PMLQ के नेता चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिलकर खेल कर दिया और इमरान खान की पार्टी ज्यादा वोट पाकर भी हार गई। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा में जीत के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सीट बरकरार रखने के लिए चुनाव जीतने के बाद शनिवार को उन्हें पद की शपथ फिर से दिलाई गई, जिसके बाद इमरान खान भड़क उठे हैं दोस्तों और उनके समर्थक भी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। जी हां, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान में फिर से इमरान खान का लौटना इतना आसान तो नहीं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए सुनक ने लगाया
जोर, कहा कोई शक नहीं कि मैं दौड़ में अंडरडॉग हूँ। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी को लेकर चल रही दौड़ में भारतवंशी ऋषि सुनक अब तक के सबसे मजबूत दावेदार हैं। शनिवार को सुनक ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ब्रिटेन की पीएम की दौड़ में अंडरडॉग हूँ। पूर्वी इंग्लैंड के गृहनगर ग्रांथम में उन्होंने यह बात कही है दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने अपने विपक्षियों पर भी निशाना साधा है। जी हाँ, हालांकि ताजा आए आंकड़ों में वो लिज ट्रस से पिछड़ गए हैं। जी हाँ, पूर्व टोरी प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के पूर्वी इंग्लैंड के गृहनगर ग्रांथम में रेडी फॉर ऋषि अभियान के क्रम में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी का एक वर्ग है जो विदेश सचिव लिज ट्रस को पसंद करता है और उन्हें पीएम बनता देखना चाहता है। उन्होंने बोरिस जॉनसन के समर्थक कैबिनेट मंत्रियों नादिन डोरिस और जैकब रिस-मोग पर बिना नाम लिए तंज कसा है। दोस्तों, उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि कोई शक नहीं, मैं अंडरडॉग हूँ। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ राष्ट्रपति भवन पीएम आवास से 1000 से ज्यादा ऐतिहासिक कलाकृतियां गायब। विक्रम सिंघे ने कही बात। जी हाँ, द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे देश में इस महीने की शुरुआत में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ उग्र विरोध किया था और राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास सहित कई सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, हालांकि हाल ही में रानिल विक्रम सिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन सहित सरकारी कार्यालयों को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से मुक्त कराया गया है। दोस्तों, जिसके बाद जब जांच की गई तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास से 1000 से भी अधिक कलाकृतियां गायब मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए जांच दल गठित किया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां चीन के हेनान प्रांत में बैंकों से पैसे निकालने पर लगी रोक प्रदर्शनकारियों के लिए आर्मी टैंक कर दिए गए हैं अभी तक तैनात। जी हाँ, चीन के हेनान प्रांत की गलियों में आर्मी टैंक तैनात किए गए हैं दोस्तों, और ये आज से नहीं बल्कि पिछले एक हफ्तों से ये टैंक तैनात किए गए हैं। दोस्तों, ये टैंक उन प्रदर्शनकारियों के लिए तैनात किए गए हैं जो बैंक में जमा अपनी पूंजी वापस पाने के लिए विरोध जता रहे हैं। चीन में बैंकों ने पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग इस फैसले का विरोध करने निकल पड़े हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि गुस्साए नागरिकों को डराने के लिए आर्मी टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एससीओ समिट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां शहबाज और शी जिनपिंग से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, क्या बिलावल से भी मिलेंगे जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रामकता और एलएसी पर जारी तनाव के बाद सभी की निगाहें 15 और 16 सितंबर को समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई है, जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि बीते कुछ महीनों से भारत ने चीन को लेकर काफी सख्त रवैया अपना रहा है दोस्तों, लिहाजा सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, एससीओ की यह बैठक संभावनाओं से भरी हुई है, क्योंकि दोनों नेताओं ने 7 जुलाई 2017 को हैमबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन से इतर एक त्वरित बैठक में मुलाकात की थी और दोनों नेताओं के बीच की गई वो बैठक डोकलाम तनाव के बीच मुद्दे पर बात हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आखिरी आमने सामने की बैठक 13 नवंबर 2019 को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुई थी दोस्तों, जब दोनों नेताओं ने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हुए वर्चुअल बैठक में तो दोनों नेता शामिल हुए ही थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनसे मिलना चाहिए या फिर इन दोनों को मोदी जी के पास आना चाहिए, बताइएगा जरूर। देखते क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ब्रिटेन की संसदीय समिति ने भारत के साथ FTA में जल्दबाजी को लेकर किया आगाह। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने शुक्रवार को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को दीपावली तक पूरा करने में दिखाई जा रही जल्दबाजी को लेकर आगाह किया है। हाउस ऑफ कॉमन्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अप्रैल की भारत यात्रा के दौरान समझौते के दीपावली की समय सीमा पर सवाल उठाया है। दोस्तों, समिति ने आगाह किया है कि सामग्री के ऊपर समय की महत्वाकांक्षा निर्धारित करके जल्दबाजी में एक अच्छा सौदा छोड़ने का जोखिम हो सकता है। एक और खबर की बात करें, जहां पर साल 2100 तक 41 करोड़ कम हो जाएगी भारत की आबादी, रिसर्च में आया सामने।
जी हाँ, भारत आज भले ही चीन के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और एक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी अगले 78 सालों में इतनी कम हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। आकलन के मुताबिक साल 2100 में भारत की आबादी 41 करोड़ घट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में ये खबर सामने आया है। दोस्तों, ये खुलासा हुआ है कि जब जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक होती है तो आबाद के ज्ञान और जीवन स्तर में स्थिरता आने लगती है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, ये स्थिति ठीक नहीं है। शोध के मुताबिक आने वाले समय में भारत का जनसंख्या घनत्व तेजी से कम होने का अनुमान है। वैसे तो भारत और चीन की आबादी लगभग बराबर पर आ गई है, लेकिन दोनों देशों के जनसंख्या घनत्व में भारी अंतर है और भारत का जनसंख्या घनत्व चीन के मुकाबले काफी अधिक है। क्या कहना है आपका दोस्तों इस शोध पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या विचार है भारत की जनता का। अगली खबर की बात करें, जहां पर WHO ने मंकी पॉक्स को घोषित किया ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। अब तक सामने आ चुके हैं 16,000 से भी ज्यादा केस। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO ने शनिवार को 70 से अधिक देशों में फैले मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। दोस्तों, WHO प्रमुख टेड्रोस एड्नोम घेब्रेयेसस ने बताया है कि अभी तक मंकी पॉक्स के 16,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर ये पैर पसार रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि यूरोपीय क्षेत्रों में अधिक जोखिम का आकलन किया गया है। वायरस के दशकों तक अफ्रीकी महाद्वीप तक सीमित रहने के बाद मई से ये उन देशों में भी पैर पसारने लगा है जहां इसका नॉमिनेशन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर इस्लामी विद्वान ने मुस्लिमों को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों, कहा है 50% भी अगर हिंदू जग गए तो मुस्लिम इतिहास बनकर रह जाएंगे। नमाज की जगह नहीं मिलेगी, छिपने तक की जगह नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ दिनों में कट्टरपंथी नेताओं ने हिंदू विरोधी बयान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी बीच भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की और हिंदुओं से इस्लाम कबूल करवाने की साजिशों का भी पर्दाफाश हुआ है। अब ऐसे ही माहौल सोशल मीडिया पर एक इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का पुराना वीडियो वायरल होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो कब का है और किस संदर्भ में है इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन इस वायरल वीडियो में वो उन कट्टरपंथियों को जवाब देते सुनाई पड़ रहे हैं जो समझते हैं कि मुगलों ने हिंदुओं पर सदियों तक राज किया है और वो भी अब दोबारा से वैसा दौर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उनका कहना है दोस्तों कि 50% भी हिंदू जग गया तो मुस्लिम इतिहास बनकर रह जाएंगे। इस वीडियो में है दोस्तों, और इस्लामी विद्वान ने यहाँ तक कहा है कि नमाज पढ़ने की भी जगह नहीं मिलेगी। आपका क्या विचार है इनके इस वायरल वीडियो पर? जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर जगदानंद सिंह का बड़ा ही विवादित बयान। दोस्तों, कहा RSS की तरह ही है PFI। जी हाँ, उन्होंने कहा जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए वे सभी के सभी हिंदू थे। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही विवादित बयान दिया है। बता दें, बिहार में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने RSS को लेकर एक विवादित बयान दिया है। दोस्तों, RJD नेता जगदानंद सिंह ने कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए PFI संगठन को RSS जैसा बताया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि PFI मेंबर भी अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एंटी नेशनल क्यों बुलाया जा रहा है? जगदानंद सिंह ने आगे कहा कि जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए हैं पाकिस्तानी एजेंट के रूप में वे सभी के सभी RSS और हिंदू के लोग थे। जी हाँ, वहीं जगदानंद सिंह ने कहा कि ये लोग तो नमाजियों को और दाढ़ी वालों को मुसलमान समझकर काट रहे हैं। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि ये लोग अपने लोगों को अपने कैडर से मॉल में नमाज पढ़वा कर खड़ा कर रहे हैं कि मॉल में नमाजी आ गए। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर इन्होंने हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की है दोस्तों, और उनके खिलाफ बयानबाजी की है। ऐसे में समुदायों के बीच झगड़े करवाने वाला बयान दोस्तों इन्होंने दिया है। ऐसे में क्या इनके बयान से कभी भारत में शांति हो सकती है? दोस्तों, आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। इनके बयान को लेकर आपकी भी जो राय हो वो भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा समाजवादी पार्टी ने आज तलाक दे दिया और हमने कबूल कर लिया। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की बगावत पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए एक पत्र लिखा था और लिखा था कि अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। वहीं इस पर अब राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, यूपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज उन्होंने यानी समाजवादी पार्टी ने तलाक दे दिया है और हमने उसे स्वीकार कर लिया है। अगला कदम बसपा है। जब मैं CM योगी आदित्यनाथ से मिलता हूं तो ये
भले उनके लिए बुरा होता है, लेकिन अखिलेश यादव सीएम से मिलते हैं तो अच्छा है। 2024 तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही राजभर ने कहा कि हम दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश ने अपने पत्र में लिखा था कि राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका बीजेपी के साथ गठजोड़ है और लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद राजभर ने उस पत्र का जवाब दिया दोस्तों। उसके बाद उस जवाब में अखिलेश यादव ने यानी समाजवादी पार्टी ने उनको सम्मान वाली बात कही। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर गोवा के बार पर सियासी वार, 29 जुलाई को बहुत बड़ा खुलासा, कांग्रेस को नोटिस भेजने की तैयारी में है स्मृति ईरानी। जी हां, गोवा के सिली सोल कैफे एंड बार के फर्जी वाड़ा कर शराब लाइसेंस लेने का मामला अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का मैदान बन गया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से जहां केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार और बेटी को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं स्मृति ईरानी ने अपने पलटवार में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजने की बात कही। और अब इस मामले को लेकर शिकायत करने वाले वकील का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि 29 जुलाई को अब आबकारी विभाग इस मामले की सुनवाई करेगा, तब अपने आप पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा घोस्ट इसे चला रहा था। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों स्मृति ईरानी वाली खबर को लेकर, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां घोटाले में फंसे मंत्री पार्थ तो टीएमसी को देनी पड़ी सफाई, अर्पिता से कनेक्शन पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के कारण टीएमसी की पूरे देश में किरकिरी हो रही है। दोस्तों मंत्री को लेकर पार्टी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पार्थ चटर्जी को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को बयान जारी किया है। पार्टी ने कहा कि अगर वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी स्कूल भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए जाते हैं तो पार्टी और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। टीएमसी के प्रवक्ता कृणाल घोष ने यह भी कहा है कि वर्तमान में पार्टी चटर्जी को कैबिनेट मंत्री या तृणमूल कांग्रेस के महासचिव के पद से नहीं हटाएगी। पार्टी ने यह भी दावा किया कि उसका गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से कोई संबंध नहीं है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पार्थ चटर्जी का बचाव किया है। दोस्तों ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर, क्योंकि बिना किसी के मेल जोल के दोस्तों इतनी बड़ी रकम को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। आपका क्या कहना है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें जारी कर दी गई हैं। योगी सरकार ने दे दी उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत, 7 रुपए का स्लैब हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, समाचार चैनल न्यूज 18 के मुताबिक नई दरों के मुताबिक 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.5 रुपए दर होगी। 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपए, 101 से 150 यूनिट तक 5.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। योगी जी का बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में 10% की भी कमी आई है। अगली खबर की बात करें, जहां अरे वाह, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू कर दी है खास सेवा। चलती ट्रेन में कार्ड से पेमेंट करके तुरंत बनवा सकेंगे टिकट। क्या है खबर, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि लोगों को जल्दबाजी में ट्रेन पकड़नी होती है और इस वजह से वो टिकट नहीं ले पाते, या फिर टिकट बुक करने ना होने पर उन्हें साधारण टिकट पर लंबी यात्रा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए रेलवे पहले से ही लोगों को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके चलती ट्रेन में टिकट लेने या फिर स्लीपर या एसी कोच में बर्थ उपलब्ध होने पर अपग्रेड की सुविधा दे रही है दोस्तों, जिससे यात्रा बेहतर हो सकेगा। जी हाँ, रेलवे अब ट्रेन के टीटी के पास मौजूद पीओएस मशीन में 4G सिम लगा रही है। दोस्तों फिलहाल इन मशीनों में 2G सिम लगे हुए हैं। रेलवे के मुताबिक देश भर के 36,000 से अधिक मशीन में 4G सिम लग चुका और इस सिम की मदद से रेल यात्री जुर्माना या फिर अतिरिक्त किराए का नकद में भुगतान करने की जगह कार्ड के जरिए भुगतान कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है। और दोस्तों इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। दोस्तों तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।